हाय पीडीएम मातम कर बहरहाल पीडीएम आप बेचारी बेचारी तो खैर नहीं कह सकते, इस वक्त तो आपकी हुकूमत है। पीडीएम तुम्हारे साथ क्या बनी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाय बहरहाल जो भी हुआ, इस वक्त हुकूमत में बैठी है पीडीएम और 1 साल होने वाला है, लेकिन पीडीएम जो है उसने एक कमाल किस्म की एक परफॉर्मेंस पुटअप की है जिसके अंदर गलतियों के एक समंदर उन्होंने कहा कि हम तो कम्पीट करेंगे इमरान से एट एवरी लेवल, ठीक है। तो उन्होंने पीटीआई से इस लेवल में कम्पीट करके कुछ चीजों में पीटीआई को मात भी दे रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, टू बी फेयर, ठीक है। और कुछ चीजें ठीक भी कर रहे होंगे, लेकिन बहरहाल फिलहाल ज्यादातर चीजें गलत हो रही हैं। तो हमने कहा कि हम डिस्कस करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रही है कि पीडीएम को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है, और उन लोगों से भी है जो कि उनके फेवर में थे या उनके अपने फॉलोअर्स से, उनके वोटर से भी है। तो हमने कहा हम बात करें कि पीडीएम से 4 सबसे बड़ी गलतियां कौन सी हुई हैं तकरीबन इस 1 साल के अरसे में। पहले रीमा बताएगी। रीमा, गलती नंबर 1 प्लीज। अच्छा, क्लैरिफिकेशन कि जब हम पीडीएम कहते हैं हम पीपल्स पार्टी को भी इंक्लूड हाँ, करते हम हैं। इंक्लूड करते हैं। अक्सर पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी पोजीशन में है कि जब वो चाहते हैं वो हुकूमत का हिस्सा है, जब वो चाहते हैं वो पीडीएम का वो हिस्सा भी नहीं हमें ना है। पीडीएम। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, पहली मैं चीज़ ये कहूँ कि पीडीएम जिस सिचुएशन में उन्होंने हुकूमत संभाली वो बिल्कुल एनविएबल सिचुएशन बिल्कुल नहीं ही थी, थी। हाँ। और इमरान खान साहब पीटीआई एज ऑपोजिशन ऑल्सो वो आपकी टिपिकल ऑपोजिशन नहीं थी। सो दे वर रियली अप अगेंस्ट अ स्टॉर्म। हाँ। और तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप ज़रूर पीटीपी हो, हमारी हुकूमत है, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कोई एक्सक्यूजेज नहीं कह सकते कि ये हो गया वो हो गया, इमरान को देखो पीटीआई को देखो। नो, आप हुकूमत में हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल एक जायजा ले रहे होते हैं, वी ऑल्सो हैव टू सी कि पीटीआई ने किस किस तरह की डिस्ट्रप्शन उनके लिए क्रिएट की। और मैं नहीं जानती कि किस तरह कोई भी हुकूमत, पीडीएम तो फिर भी इतनी ज़्यादा सियासी जमातों की कोalition है और भी मसाइल हैं, कोई भी अगर एक स्ट्रॉन्ग हुकूमत भी होती वो किस तरह रिएक्ट करती या रिस्पॉन्ड करती। अब आप खुद देखें, रेजिग्नेशंस दे दी, नेशनल असेंबली छोड़ दी, फिर बार बार धमकियां कि हम सड़क पे आएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, सिट इन करेंगे, हर चीज़ में इतनी। और उनके पास एक पावर है अवाम की भी, सोशल मीडिया में भी जनरली, फिर असेंबलीज को डिसॉल्व करना। सो ये ऐसी डिस्ट्रप्शन है जो हमने तो ऑपोजिशंस को करते हुए नहीं देखी। हैविंग सेड दैट, अभी रिसेंटली ये जो इन्होंने बिल पे जो कंसिडर कर रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस और जुडिशरी की इंसल्ट पे 5-5 साल सजाएं, ये मुझे समझ नहीं आता। जब ये इमरान खान के टाइम पे प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, पीडीएम के ही लोग, मरियम औरंगजेब जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनका एक कोट था, मैं बड़ी खुश थी, उन्होंने एक अच्छी बात की है कि क्या पीटीआई ने आइन पढ़ा है। मैं उनसे ये पूछती हूँ। सो अब हमारा उनसे ये सवाल है कि आपने आइन पढ़ा है? क्या आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत देता है, राइट देता है, उसमें आप कैसे इस तरह का कानून पास कर सकते हैं कि अदलिया और फौज को आप इंसल्ट नहीं कर सकते, डिफेम नहीं कर सकते? अब आप एक इंस्टीट्यूशन जो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है उस पे भी सवाल उठाओ, कोई एलिगेशंस आप कर दो तो आप उनको डिफेम कर रहे हो। रहे हैं। आप एक ऑलरेडी ये हमारी सेक्रेड काउस, मतलब इतनी सैंक्टिटी है इन इंस्टीट्यूशंस की, डिजर्व नहीं करते लेकिन सैंक्टिटी है ऑन पेपर, आप उनको मजीद रीइंफोर्स हाँ। कर रहे हो इस तरह। सो मेरे लिए ये इतनी नीडलेस चीज है। मुझे नहीं लगता, शायद मैं ऑप्टिमिस्टिकली पास भी होगी, लेकिन सुना है शहबाज शरीफ साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे पीपल्स पार्टी नहीं कर पीपल्स पार्टी नहीं कर पीपल्स पार्टी ने किसी चीज की ओनरशिप नहीं ली। हम कहेंगे पीडीएम नॉट किसी बुरी पीपल्स चीज की पार्टी। नहीं लेते। चलो शुक्र करें कोई तो अपोज करे, हम वोट है ना पास। ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, कहते हम तो थे। दिस इज पॉइंटलेस। मेरा कहने का मकसद है कि आपने इतना, आपको क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप दिखा रहे हैं कि इस तरह की चीजों में यूर प्लेइंग, मतलब एस्टैब्लिशमेंट जो चाहती है आप वही कर रहे हैं। शायद आप पॉलिटिकल परसिक्यूशन के लिए ऐसी कानून साजी कर रहे हैं कि इस्तेमाल करें। सो ये बहुत कंडेमनेबल एक चीज है, इस तरह का बिल कंसिडर ही नहीं होना चाहिए था। और इसके अलावा कुछ इन्होंने जो केसेस बनाए हैं, अब आप देखें, आपने, मेरा नहीं ख्याल, बहुत सी ऐसी चीजें जिसमें हमने देखा है ऑपोजिशन, कुछ मीडिया के लोग इंसाइटमेंट टू वायलेंस करते हैं, हेट स्पीच करते हैं। आप एफआईआर तो सही उनके खिलाफ करें। मैं ये नहीं कहती कि एवरीवन शुड बी फ्री कि वो जो मर्जी चाहे वो कहें, लेकिन सेडिशन, मतलब, और इस तरह की क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिएटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स, इस तरह के ओप्रेसिव कवानीन जिसमें कभी कन्विक्शन नहीं होनी होती,
आपको पता है ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि आपने लोगों को उठाना है, अरेस्ट करना है और शायद कुछ दिन जेल में, और टू मेक मैटर्स वर्स फॉर देम कुछ दिन बाद बेल्स हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक खौफनाक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हम बड़ी एक ओप्रेसिव अथॉरिटेरियन हुकूमत है, वो भी आपसे नहीं हो रहा। सो ओवरऑल दे आर लुकिंग फूलिश, दे आर लुकिंग वेरी स्टूपिड, ह्यूमन राइट्स फ्रंट पे, रूल ऑफ लॉ फ्रंट पे, एफिकेसी के फ्रंट पे। सो मुझे नहीं समझ आती पीपल्स पार्टी प्लस पीडीएम, they are in government and I think they're all equally responsible. अजी जो तुमने अभी बोला ना रीमा, ये वाला क्लिप निकलेगा और ये फिर पीटीआई वाले वायरल करेंगे। वो हमारी वो वाली उस पे वीडियो पे हुआ था ना, नून लीग वाली वीडियो पे, वो उन्होंने वो क्लिप्स निकाल के फिर उससे अगले हफ्ते उन्होंने हमें बिल्कुल इग्नोर किया। नताशा वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे देखो ये कितनी 2 नंबर है, इसने फैशिस्ट का वर्ड इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। मेरे भी आर्टिकल है कि आप टमाटर के रेट नहीं बता रही, टमाटर सस्ते हुए हैं भाई, आप अभी चले जाए, प्याज महंगा है जाते हैं मार्केट। अच्छा है बेनजी, पॉइंट आपका। जय भैया, मैं पहले मैमल के पास आती। मैमल, आपकी सबसे बड़ी गलती जल्दी से बताइए। देखिए नताशा, असल में जो ऑप्टिक्स है ना, ये ऑप्टिक्स की जो गेम है ना, ये ब्लंडर्स कर रही है पीडीएम इसके ऊपर पूरे के पूरे। देखिए पहली चीज तो ये है कि जिस तरह रीमा ने भी बात की कि हमने तो यही समझा था कि पीडीएम जो है वो पीटीआई से फर्क होगी, वो डिफरेंट मैसेज के साथ आई है। उनके साथ एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमने पिछले दौर में देखा, उनके लोगों ने 400 दिन गुजारे हुए जेलों में। हाँ, बहुत लंबे लंबे अरसे वो जेल में रहे, और खैर उनसे नैरेटिव मिफ्ता साहब भी रहे, लेकिन उनको काउंट ही नहीं करते यार। हाँ, उनको हटकर लेकर उनके सारे ग्राफिक्स से निकाल दिए, लेकिन उनसे नैरेटिव नहीं उस वक्त बना था। मतलब वो इतना कुछ उनके साथ जुल्म हो रहा था, लेकिन उनसे नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपने जिस तरह आपको ना भी पसंद हो शहबाज गिल साहब या आजम सवाती या फवाद चौधरी या शेख रशीद, कोई भी आपको ना पसंद हो, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस होकर जिस तरीके से उन्हें उठाया जाता है, फिर जिस तरीके से रखा जाता है, अच्छा उसके बाद फिर पीटीआई एक नैरेटिव भी पूरा बनाती है। नैरेटिव नून तो नहीं बना सकी थी, ना पीपल्स पार्टी बना सकी थी। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है, सॉरी कैन आई से समथिंग, थोड़ी सी मेरी इस पे डिसएग्रीमेंट है, एंड आई हर्ड, मेरे शायद आपका ये पॉइंट ना हो, पीपल ड्रॉ दिस इक्विवेलेंस कि तब भी पॉलिटिकल परसिक्यूशन होती थी, ये हुकूमत भी कर रही है। मैं इसको डिफरेंशिएट इस तरह करती हूँ कि पीटीआई के दौर में इमरान खान साहब भी एक रेड लाइन थे। इस्टेब्लिशमेंट एक हमारी कंसिस्टेंट रेड लाइन है, जो शहबाज गिल, आजम स्वाति, बहुत से लोगों को जिनके खिलाफ अब केसेस बन रहे हैं, वो रेड लाइन क्रॉस करने पे बन रहे हैं, और वो हमारी एक तारीख की एक कंसिस्टेंट चीज है। पीटीआई के दौर में जो परसिक्यूशन थी वो मेरा ख्याल है वो पर्सनल, वो इमरान खान साहब को जो पसंद नहीं थे, मीर शकील उर रहमान आप देख लें, और भी, और वो अभी तो कुछ दिन लोग जेल जाते हैं, उनको फिर अदालतें जो हैं वो रिलीफ दे देती हैं। तब सेम पेज ऐसा था कि इमरान खान साहब पीटीआई भी रेड लाइन थे, और तब अदालतें भी ऑन बोर्ड थी, क्योंकि रिलीफ आसानी से नहीं मिलती थी। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देयर इज अ काफी ज्यादा मेरी नजर में स्ट्राइकिंग डिफरेंस, बट ऑफ कोर्स अभी तो इनको आए हुए भी तो देखे ना 8 महीने हुए हैं। मैं ये बात कर रही हूँ कि एक मैसेज तो फर्क होना था ना। आपने तो ये चीजें पीटीआई के पहले साल में क्या, पीटीआई की तो मैं बात पीटीआई तो प्रोजेक्ट इमरान था, उनके पीछे तो पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग थी। वो तो इमरान खान साहब जो मुंह से निकालते थे वो पूरा करते थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं बात एक कर रही हूँ, आप एक इस मैसेज के साथ आए थे कि हम ये चीजें नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आपने साइन किया हुआ था, उसमें यही था कि ये वाली चीजें हम नहीं करेंगे। लेकिन आपके अगर दौर के नीचे हो रहा है, और बेशक एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रहा, कुछ एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, कुछ और इदारों की वजह से, उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप विलिंग पार्टनर्स तो हुए ना, तो फिर आप फर्क नहीं है। तो ये ऑप्टिक्स जो मैं ब्लंडर की बात करी। अच्छा, फिर माशाल्लाह से एक आर्मी जो है ना भर्ती की गई है एसएपीएम और कैबिनेट के अंदर। मतलब अभी पिछले हफ्ते जो है पार्टी है उसमें नहीं है थोड़ी सी, लेकिन वो कहते नहीं वो तो हमें वैसे ही दे दी और ऐसे गिफ्ट कर दिया, हमने तो मांगे ही नहीं, हमें फिर भी मिल गई। तो वो, लेकिन बेसिकली बात है कि आपने हर एक को अकोमोडेट करने में तो 85 हो गए। अभी पिछले हफ्ते ही 7 ऐड हुए, 100 होने वाले हैं मेरे ख्याल में। वो भी जाते जाते तक, जब तक अगस्त आने हैं तब तक हो जाएगी, शायद 100 भी सेंचुरी मुकम्मल कर ले। अच्छा, फिर एक और चीज आप लोगों ने शायद देखा होगा, पिछले हफ्ते कैप्टन सफदर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया ARY को। और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें भी की। एक तो उन्होंने कहा ये वोट को इज्जत दो का बयानिया जिस तरीके से दफन किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब बताएं कि किसने उनको मिसलीड किया ऑन एक्सटेंशन एंड अदर थिंग्स, और ये वो सारा कुछ। और फिर उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की भी तारीफ की, शायद खाकान अब्बासी साहब की भी तारीफ की। ओवरऑल उन्होंने, और बीच में उन्होंने खैर ये भी कह दिया कि मरियम नवाज जो है उनको नजर नहीं आ रही कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी मुस्तकबिल करीब में।
अच्छा नून पहले नून जो है वो सीटें तो ले, फिर आपके पता लगेगा किसको इसी प्राइम मैंने कहा मिनिस्टर मुस्तकिल बनाना है। करीब, उन्होंने ये नहीं कहा तो कि कभी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली ये जो था ना, जहां सारे इतने ज्यादा ब्लंडर और सारा कुछ हो रहा था, इसमें कैप्टन सफदर ने थोड़ी सी जरा अच्छे तरीके से, यानी कि कहने के थोड़े क्लेवर तरीके से उन्होंने ये बात बावर कराई है कि हाँ, हमारी लीडरशिप जो कि डिसीजंस लंदन में ले लेती है, बंद कमरों के पीछे डिसीजंस ले लेती है, वो क्योंकि हमारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है चीज, तो मैं थोड़ा सा उस चीज को कि फैमिली के अंदर से ये क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, तो ये एक उन्होंने थोड़ी सी मेरे बैलेंस करने नैरेटिव बिल्डिंग की, लेकिन पीटीआई ने इसके ऑप्टिक्स और नैरेटिव डिफरेंट बना दिया, और वैसे है मरियम नवाज साहिबा ने मेरे ख्याल में इसके ऊपर सर्जनिश भी हाँ की है। हाँ कुछ आ रहा था, मैं देख रही थी कुछ आ रहा था। चलो भाई बेनजीर जल्दी से बता दो, तुम्हारा क्या है, तुम्हारे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर? 2 ब्लंडर्स। सबसे पहले आपने इमरान खान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया इलेक्टोरली, आपकी कोई इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं थी, और मैं खास तौर बात कर रही हूँ मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी पे है ही नहीं। नहीं मुझे जीत रहे हैं हाँ, वैसे वो तो actually. हाँ, And नहीं, that's उनकी true. They did स्ट्रेटेजी not. वैसे बुरी नहीं वो है। इलेक्शन मुस्लिम उन्होंने लीग बहुत सीरियसली नून लिया। ने बिल्कुल इमरान खान साहब को अंडर एस्टिमेट किया पंजाब में। उनको लगा कि जैसे जब पीटीआई की हुकूमत थी, हम इलेक्शन जीत रहे थे, हम बाई इलेक्शन जीत रहे थे, हम जीतते रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपकी हुकूमत बन जाती है, डायनामिक्स बदल जाते हैं, आप हुकूमत पे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आप पे होती है, आपको एक इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत थी। पंजाब में जुलाई में जब बाई इलेक्शंस हुए, तो क्या थी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन स्ट्रैटेजी? इलेक्शन से 4 दिन पहले आपने अपने वफाकी वज़रा के इस्तीफे लिए और उनको भेजा कि जाके लड़े इलेक्शन, क्योंकि वो हमारे तो अच्छे रिजल्ट ही नहीं आ रहे। मरियम नवाज को भी आपने भेजा। उसके बाद जब बाद में हुए नेशनल असेंबली के हुए पंजाब में, तो मुस्लिम लीग नून की कोई कैंपेन ही नहीं थी। अभी मजे की बात यह है, राजनपुर में बाई इलेक्शन हो रहा है नेशनल असेंबली की सीट पे, उसमें एक मुस्लिम लीग नून का भी कैंडिडेट है, एक पीपल्स पार्टी का भी कैंडिडेट है, और जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को कह रहे हैं बैठेगा तो वो बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। दूसरा ब्लंडर जैसे रीमा ने कहा, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पीडीएम की जो हुकूमत है, ये एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बनी है। जिस किस्म के कवानीन लाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, फ़ौज के बारे में, इससे पहले आपने ये क्रिमिनलाइजेशन की बात की, क्रिमिनल अमेंडमेंट जो लाना चाह रहे थे, उससे पहले एफआईए को इख्तियार देना चाह रहे थे कि वो वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकती है अगर आप सोशल मीडिया पे फ़ौज या अदलिया के खिलाफ बोले। उस पर भी जब शोर मचा तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अभी हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से 2 बहुत बड़े ब्लंडर है जिसकी वजह से उनको इलेक्टोरली बहुत नुकसान है। एक चीज मैं इसमें जरूर कहती जाऊंगी कि ये बहुत सारे सहाफ़ी जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून का, यानी वज़ारत इत्तलात जो है वो नून लीग के पास है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा है, लेकिन जब उनको कहा जाए कि इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, ये चीज़ है, कोई पॉलिसी है, कोई केस है, कोई जो भी चीज़ हो रही होती है, तो या तो जवाब आता है, लेकिन वो आकर उस जवाब को टीवी पे नहीं कहना चाहते या ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहना चाहते। तो एक ये भी एक चीज़ है, वरना पीटीआई के अंदर हमने ये देखा था कि उनके एक स्पोक्स पर्सन्स की भी टीम थी जो कि पूरा नैरेटिव बनाते थे सुबह से लेकर रात तक, और अगर वो खुद नहीं भी आना चाहते थे लेकिन वो ऑफिशियली वो मौक़िफ़ जरूर सहाफ़ियों के साथ शेयर कर देते थे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। elephant in the room is the economy. बस टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से इस पे बात करूंगी। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा उनका ब्लंडर है वो ये है कि उन्होंने इकोनॉमी को इतना मिस हैंडल किया। और वो क्यों किया? अच्छा, आप बहुत बुरे हालात है ये हमें पता है, और बहुत IMF बहुत कड़ी कंडीशंस रख रही है, ये भी हमें पता है। फ्यूल बहुत महंगा हो गया था इंटरनेशनली, रशिया वॉर, ये वो ये सब हमें पता है। लेकिन आपने क्या किया? एक मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी अनप्लेजेंट टू लुक एट, वेरी अगली टू लुक एट व्हाट वाज डन टू हिम। आपको मिफ्ता इस्माइल अच्छे लगे या बुरा लगे, आपने उनको जिस तरह ट्रीट किया, यानी कि वो बंदा अभी तक बोल रहा है, भाई नहीं बोलते वुमन सियासतदान, वो चुप कर जाते, आपने उस हद तक उन्हें पुश किया कि वो अभी तक बोल रहे हैं। दूसरा, वो कर रहे थे ना जो करना था, इसके अलावा तो उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं थी। आपने एक अजीब सी पब्लिकली नैरेटिव बनाया कि मियाँ साहब जो है वो कमरे से उठ के चले गए, उससे मैं पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी। तो अब क्या हो रहा है? मैं हमारी नेक्स्ट जूम वीडियो में कूद के चले, ओके गेट इट प्लीज। अच्छा, बट कमिंग बैक टू सीरियस वो कि ये सब कुछ होना ही था, इकोनॉमी के बुरे हालात थे, लेकिन आपने मिफ्ता इस्माइल साहब को हटाया। उसके बाद आपने ये 6 महीने का डिले, क्योंकि आप ढार साहब को लेके आए,
ये बहुत ज्यादा हो गया ना, ये फैमिली वाली चीज। अब पीपल हैव नो पेशेंस और आपको याद है कि एंड राइटली सो। मिस्टर इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मरियम नवाज साहिबा जो थी वो ट्वीट Yeah. करती थी, प्लीज लुक Look into into this. अब वो ट्वीट्स नहीं आती। यही ना, मैं यही कह रही हूँ, इट वाज वेरी Uncle ugly, Dark. it was very public, Obvious, it was very very obvious, ugly, yes. very obvious। और उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा कुछ हुआ नहीं। और आपने डार साहब को लाके बिठा दिया, अब लोगों की पेशेंस नहीं रह गई फैमिली नैरेटिव के, फैमिली फैमिली फैमिली। डार साहब ने डिले किया और वही एंड में उन्हें करना पड़ा जो मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे। उसमें हुआ क्या, वो सब एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब सब लोग एक ही मुहावरा बोलें तो वो मुहावरा सच। आप पे बैठ रहे हैं और वो है 100 प्याज 100 जूते। आपने 100 प्याज खाए और फिर 100 जूते भी खाए, और उसके बाद आपको IMF की सारी बातें माननी पड़ी। तो ये बड़े, अगर आप एक्सपीरियंस्ड थे और आपका बड़ा तजुर्बा था IMF से डील करने का और आप IMF की आंखों में आंखें डालने लगे थे, तो भाई I don't care. I don't care। ये सब कुछ रह गया। I mean, what have you done? It's a huge mess. They've made a huge mess। और वो ठीक है, वो मेस किसी और की बनाई हुई आपको संभालनी पड़ी, तो भाई नहीं संभालनी थी ना, नहीं आते ना संभालते, इतनी सी बात थी। तो मेरे नजदीक तो उनका बहुत बड़ा ब्लंडर ये था, नॉट ये कि इकॉनमी इस कंडीशन में पहुंच गई है, कि इस कंडीशन में पहुंची कैसे। वो इस तरह के आप जिद में अड़ गए हुए थे अपनी कोई चीज वो जाहिर करने की, और उसके अंदर आपने एक आदमी को निकाला, एक और आदमी को डाला, और इस तरह करते हुए इन दो चीजों के अंदर आपने मुल्क की इकॉनमी को बहुत डिले कर दिया। बहुत उसकी रिवाइवल का तो खैर पता नहीं कब चांस बनता है, लेकिन उसकी सर्वाइवल के आखिरी सांसों पे आ गई है, तो अब जाके काम हो रहा है। तो मेरे नजदीक तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। और अभी रिकॉर्डिंग से थोड़ी देर पहले मैमल का भी एक और पॉइंट था, एक और ब्लंडर था, और वो ये था कि मियां साहब भी वापस नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये कुछ ज्यादा ही डेलिब्रेट ब्लंडर है, लेकिन बहरहाल वो तो मेरा ख्याल है वो ये नहीं आ रहे वापस। तो PDM की जो है बेचारे उनकी सिचुएशन वो कंटिन्यू करेगी, उनका क्राइसिस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब करें। मंडे को 7 बजे हम वीडियो डालते हैं, तो हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा आपके नजदीक PDM का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था। काफी लंबी लिस्ट होगी आई एम श्योर, तो आप भी प्लीज अपने टॉप 4 रीजंस बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।